नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। फौज की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ की मुखालिफत में अपोजिशन ने पीर के रोज भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद के मद्देनजर रेलवे, पुलिस और GRP को अलर्ट मोड पे रखा गया है। इधर मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने ऐलान किया है कि स्कीम की मुखालिफत में कल यानी पीर के रोज पूरे मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। इसी दौरान अग्निपथ स्कीम पर फेक न्यूज फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मरकजी हुकूमत ने बैन लगा दिया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इन ग्रुप्स पर अग्निपथ स्कीम को लेकर गलत मैसेजेस फैलाए जा रहे थे। हालांकि इन ग्रुप्स के एडमिन पर क्या एक्शन लिया गया या लिया जाएगा अभी ये वाज़ेह नहीं है। इधर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली में एक प्रोग्राम में कहा कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि बहुत सी अच्छी चीज़ें, अच्छे मकसद से की गई चीज़ें सियासत के रंग में फंस जाती हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने सीधे सीधे अग्निपथ स्कीम का तबसरा नहीं किया। उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान ये तकरीर की थी। वहीं बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे एहतजाज के बीच इतवार को कहीं भी तशद्दुद का कोई वाक़या पेश नहीं आया। 16 जून से 18 जून के बीच हुए तशद्दुद के मामले में अब तक 145 FIR दर्ज की गई हैं। जुमला 804 लोगों को बिहार में गिरफ्तार किया गया। बिहार और तेलंगाना में तशद्दुद के पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रोल सामने आए हैं। बिहार में 3 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और तेलंगाना में एक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तेलंगाना में एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि डायरेक्टर ही तशद्दुद के पीछे का मास्टरमाइंड था। वहीं पटना के करीब तारगेगना स्टेशन पर तशद्दुद के बाद वहां पर एक FIR दर्ज किया गया। इसमें 3 कोचिंग सेंटर्स का नाम यहाँ पे आया है। अब तक 700 लोगों को वहाँ पे नामजद किया गया, जिसमें और करीब 500 लोग अननोन हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में आज रेलवे SP अनुराधा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिकंदराबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि इस तशद्दुद में करीब 2000 अफराद मुलविस थे, जिनमें से 46 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी 46 अफराद तेलंगाना रियासत से हैं। ये सब आर्मी कोचिंग सेंटर्स से जुड़े हुए थे और उसी सेंटर ने उन्हें तशद्दुद के लिए उकसाया था। उन्होंने कहा कि रेलवे एक्ट के सेक्शन 150 के तहत इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तीनों अफवाज की जानिब से आज ये वाज़ेह किया गया है कि अग्निपथ स्कीम का मकसद अफवाज को नौजवान और ज़्यादा ताकतवर बनाना है और इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा और इसके खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरा करने वाले नौजवानों को अफवाज में भर्ती नहीं किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे मुश्तइल और पुरतशद्दुद मुजाहरों के पेश नज़र वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर तीनों अफवाज के सरबराहों की मौजूदगी में इतवार को हुई अहम मीटिंग के बाद फौजी उमूर के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी और तीनों अफवाज के सीनियर अफसरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मालूमात दी। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अग्निपथ योजना गैर मुल्कों में जारी मुख्तलिफ मॉडल्स का मुताला करने के बाद लाई गई और हिंदुस्तान में इस तरह की स्कीम के बारे में सबसे पहले 1990 में बातचीत शुरू हुई थी। स्किल इंडिया नाउ कमिंग व्हाट आफ्टर 4 years, जिसकी वजह से आई एम श्योर आप यहां पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, पहले हमको ये समझना है, ये 17.5 साल से 21 साल, जो पहली साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया तो 23 साल, ये निकलेगा कौन सी उम्र में? इसकी कम से कम उम्र होगी 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल। आप में से बताइए कि 27 साल या 25 साल की उम्र में कितनों को जॉब्स लग गई थी? आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट आपको मालूम है कि 25 साल के अंदर आपकी जॉब कहां थी, कहां नहीं थी। कमिंग बैक, आप 10वीं क्लास पास हैं जब आप हमारे साथ आए। 70% से लेकर 60% तक 10वीं क्लास पास हो गए। क्या प्रावधान करा गया है कि आपको 12वीं क्लास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी तरह यहाँ पे क्लासरूम में बैठेंगे, ऐसे नहीं है। आजकल स्किल इंडिया, फिट इंडिया, ये सब प्रावधान है। पूरे फौज के अंदर आज जैसे 14 लाख सैनिक हैं, ये 14 लाख सैनिक आपको 1 घंटे में आप बोले तो आपका 5 किलो वजन घटा सकते हैं। आप अगर बोले 1 महीने में 6 किलो घटाना है, वो घटा सकते हैं। ये उनकी स्किल है। आप लोग सब जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, क्या कहते हैं, जिम के अंदर, ये उसको अपने आप इनग्रेन होती है। ये हम रोज करते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड सैटरडे संडे, ये उस बेचारे के लिए वो नहीं है।
तो वो सब जगह ये कर रहा है। तो ये स्टार्ट पॉइंट है उसका, उसको फिट रखना हमारा काम है, बिकॉज उसका काम जो अल्टीमेटली उसको प्रोड्यूस करना है फौज की और देश की रक्षा के लिए, ये चाहिए उसके लिए। साथ साथ में लॉजिस्टिक्स, आपने आज नाम सुना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा का, ये हमारी फौज में जिस दिन से हम खड़े हुए हैं उस दिन से है। सिर्फ हम पैकेट के अलावा बम लेके चलते हैं जो देश के भीतर से चलता है और फाइनली अक्रॉस द बॉर्डर डिलीवर होता है। ये कैसे होता है? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और ये जवान सीखता है और करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि 10 साल में सीख रहा है, आई एम वेरी सॉरी, ये 10 साल में। फौज की नई स्कीम अग्निपथ के तहत भर्ती के ताल्लुक से फिजाइया ने अपनी वेबसाइट पर तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक 4 साल की सर्विस के दौरान अग्निवीरों को फिजाइया की जानिब से बहुत सी सहूलियात फराहम की जाएंगी। फिजाइया की ये सहूलियात मुस्तकिल एहलकारों को दस्तियाब सहूलियात के मुताबिक होंगी। एयरफोर्स की वेबसाइट पर अपलोड की गई मालूमात के मुताबिक तनख्वाह के साथ अग्निवीर को हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन की सहूलत और मेडिकल सहूलत भी मिलेगी। ये सहूलियात एक आम फौजी को दस्तियाब हैं। अग्निवीरों को सर्विस की मुद्दत के दौरान सफरी अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उनके लिए तिब्बी छुट्टी का इंतज़ाम अलग है। अग्निवीरों को CSD कैंटीन की सहूलत भी मिलेगी। अगर बदकिस्मती से किसी अग्निवीर का सर्विस यानी 4 साल के दौरान इंतकाल हो जाता है तो उसके ख़ानदान को इंश्योरेंस कवर हासिल होगा। उसके तहत उनके ख़ानदान को तकरीबन 1 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। फिजाइया के मुताबिक एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। फिजाइया में अग्निवीर का अलग रैंक होगा जो मौजूदा रैंक से मुख्तलिफ होगा। अग्निपथ स्कीम की तमाम शराइत को कबूल करना होगा। वो अग्निवीर जिनकी उम्र 18 साल से कम है, एयरफोर्स में तकर्री के वक्त उनको अपने वालिदैन या सरपरस्तों के दस्तखत तकर्री लेटर पर हासिल करने होंगे। 4 साल की सर्विस के बाद 25% अग्निवीरों को मुस्तकिल कैडर में शामिल कर लिया जाएगा। उन 25% अग्निवीरों की तकर्री सर्विस की मुद्दत के दौरान उनकी खिदमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर की जाएगी। फिजाइया के मुताबिक अग्निवीर एजाज़ और अवार्ड के हकदार होंगे। अग्निवीरों को फिजाइया के गाइडलाइंस के मुताबिक एजाज़ात और इनामात से भी नवाजा जाएगा। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने पर मजबूर कर दिया। आज एक ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नौजवानों को बार बार नौकरी की झूठी उम्मीदें दी जा रही हैं। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां दी नहीं थी, मगर नौजवानों को सिर्फ पकौड़े तलने की नॉलेज दी गई। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर इतवार के रोज कांग्रेस कायदीन ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह किया, जिसमें कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत पार्टी के मुतअद्दिद अहम कायदीन ने शिरकत की। इन कायदीन ने अग्निपथ के खिलाफ नारे लिखी हुई तख्तियां थाम रखी थी। उन्होंने स्कीम को वापस लेने का मुतालबा किया। जंतर मंतर पर सत्याग्रह के दौरान अपने खिताब में प्रियंका गांधी ने नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हो। इस मुल्क में आपसे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई और नहीं है। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की है। हम आपका दर्द समझते हैं, पूरा मुल्क समझ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मुल्क आपका है। प्रियंका गांधी ने नौजवानों से मजीद कहा कि इस मुल्क की इमलाक आपकी है, इसे महफूज रखना आपकी जिम्मेदारी है। आज सत्याग्रह के मंच पर खड़े हुए मैं इस देश के नौजवानों को कुछ कहना चाहती हूं। देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की, आप जैसे सैकड़ों नौजवानों से बात की। जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में 4 बजे सुबह गिरफ्तार होने वाली थी, तब भी मैंने सड़क पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुबह सुबह 4 बजे आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। ट्रैक्टरों पे बैठे हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी उम्मीद छूट गई है, खत्म हो गई है। सालों से हम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं। पूरा
पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। और आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली अग्निपथ स्कीम को लेकर पंजाब और मरकजी हुकूमत आमने सामने हो गई हैं। वजीर आला भगवंत मान ने अग्निपथ के खिलाफ पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने की बात कही। जलंधर में कल हुए मुजाहरे के बाद उन्होंने नौजवानों से कहा कि 24 जून से पंजाब असेंबली का सेशन है, उसमें ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। असेंबली में इस स्कीम से जुड़ी बातें रखी जाएंगी। वहीं संगरूर में रोड शो के दौरान एक नौजवान ने सीएम मान को आवाज़ लगाई, जिसके बाद सीएम मान रुके और नौजवान से बातें की। नौजवान ने कहा कि वो अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत करें। मान ने कहा कि इस मुद्दे पर वो डट कर नौजवानों के साथ खड़े हैं। ਮਾਨ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੇਜੋ ਟੀਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਿੰਕ ने। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इतवार को कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तनाव में जिंदगी गुजारने को मजबूर नौजवान तबके को मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम ने मायूस और दिलबर्दाश्ता किया। मायावती ने ज़िमन में एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लिखा कि ऐसे वक्त में जब मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर मुल्क की बड़ी आबादी में से खासकर नौजवान तबका गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तनाव वगैरह के रास्ते पर हर दिन बगैर थके हारे जद्दोजहद को मजबूर है, उन्हें मरकजी हुकूमत की खलील मुद्दती अग्निपथ आर्मी तकरीरी स्कीम ने काफ़ी मायूस और दिलबर्दाश्ता किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ के ज़रिए रेलवे, आर्मी और नीम फौजी दस्ते वगैरह में तकर्रियों की तादाद व इम्कानात को काफ़ी महदूद करने का नतीजा है कि खासकर दही इलाकों के निडर नौजवान काफ़ी बेसहारा और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और मुस्तकबिल को तारीख में पाकर उनका इश्तियाल उबाल पर है, जिसे सही से संभालना ज़रूरी है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपील करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क के मुस्तकबिल उन मुतासरा नौजवानों के दर्द और उनके मुस्तकबिल के मसले को संजीदगी से लेकर अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम मामलों में पार्लियामेंट को एतमाद में ज़रूर ले। बीजेपी पर मनमानी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि मुल्क की तवानाई और अवामी ताकत हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और मनसूबों की मुखालिफत में बर्बाद हो रही है। अखिलेश यादव ने बयान में कहा कि मुशावरती कमेटी, मशवरा, गौर व खौस, तबादला ख्याल, मुश्तरका फैसला और इज्तिमाई इजलास ये जमहूरी अल्फाज बीजेपी की डिक्शनरी में नहीं हैं, तभी बार बार मनमानी भरे फैसले थोपे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अवाम सरापा एहतजाज है, नज़्म नस्क का बुरा हाल है, महंगाई, बदनवानी, बुलडोज़र से लोग परेशान हैं। मुतनाज़िया बयानात पर इश्तियाल कम नहीं हो रहा था कि अग्निपथ खून से लथपथ दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की सिमत में समाजवादी हुकूमत ने जो कोशिशें अपने मियादकार में की थी, उन पर बीजेपी हुकूमत ने पानी फेर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने इतवार को ऐलान किया कि अग्निपथ स्कीम के जरिए भर्ती होने वाली सिपाहियों को बीजेपी पार्टी दफ्तर में सिक्योरिटी के लिए रखा जाएगा। उनके इस बयान पर काफ़ी सियासी बवाल मचा हुआ है। ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने
एक रिटायर्ड सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, पटना एयरपोर्ट पर इतवार के रोज स्पाइसजेट की फ्लाइट SG723 के इंजन में आग लग गई। ये प्लेन पटना से दिल्ली जा रहा था। आग लगने के बाद फ्लाइट को महफूज इसकी लैंडिंग करवाई गई। आग लगने से इंजन से निकलने लगा था। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर अंचल प्रकाश ने रनवे पर टेक ऑफ के वक्त ही लेफ्ट इंजन में एक परिंदा घुस गया था। इसकी वजह से चिंगारी निकलने लगी। इसे ATC ने देख लिया और पायलट को भी एहसास हो गया था। ATC ने फौरी पायलट को लैंडिंग के लिए कहा। अगर देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सऊदी अरब से बाहर से आने वाले हुज्जाजे किराम मक्के मुकरमा पहुंचने पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दूसरे मुल्कों से आने वाले फर्जंदाने तौहीद कोरोना वबा की वजह से 2 साल की पाबंदी के बाद जज्बाती खुशी से सरशार हैं और उनमें बैतुल्लाह के दीदार की तड़प नजर आ रही है। तवाफ और हज ज़ायरीन की खिदमत के माहिर अहमद हलबी ने एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि कोरोना वबा के नतीजे में सऊदी अरब के बाहर से आने वाले आज़मीन की तकरीबन 2 साल की गैर हाजिरी के बाद वजारत हज उमरा ने ऐलान किया कि इस साल हज सीज़न के लिए ममलिकत के अंदर और बाहर से आने वाले आज़मीन की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुज्जाज की वापसी के साथ ही तैयारियाँ शुरू हो गई, इसलिए तवाफ कंपनीज, जमा कंपनी, जनरल ऑटोमोबाइल यूनियन और हुज्जाज की खिदमत में काम करने वाले तमाम शोबों ने हुज्जाज को बेहतरीन खिदमत फराहम करने के लिए अपनी इंसानी और मशीनी सलाहियतों को मुतहरिक कर दिया है। हम सब हाजियों की खिदमत के लिए बेताब हैं। हज के इंतजामी उमूर के एक ओहदेदार सिराज खिसास ने कहा कि इस साल हज के मनासिक अदा करने के लिए बैरून मुल्क मुकीम आज़मीन की वापसी पर खुदा का शुक्र है। कोरोना वबाई इमराज की वजह से लगातार 2 साल बैरून मुल्क से मुसलमान बैतुल्लाह के दीदार को नहीं आ सके थे। बैरून मुल्क से हज के लिए आने वाले मुसलमानों का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। उन्हें खजूरें, जमजम, फूल और दीगर तोहफे पेश किए जाते हैं। उनका कहना था कि हम आज़मीन हज को उनकी आमद से लेकर उनके मुल्कों को रवानगी तक बेहतरीन खिदमत फराहम करने की कोशिश करते हैं। मनासिक हज के लिए इबादत में आसानी के लिए हुकूमत ने हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद समेत ममलिकत की क़यादत हुज्जाज किराम की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और मनासिक की अदायगी के दौरान हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए तैयार है। मुंबई से आज़मीन हज के पहले काफ़िले को मरकज़ी वज़ीर बराक़ियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने रवाना किया तो मुंबई का सहार इंटरनेशनल हज टर्मिनल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर आज़मीन हज और उनके रिश्तेदार इंतहाई जज्बाती नजर आए और ये रूहानी मनाजिर देखकर सभी की आंखें नम हो गई। आज़मीन हज को अलविदा करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि हिंदुस्तानी आज़मीन हज पूरी इंसानियत के सुख, खुशहाली और हर तरह की मुश्किलात से महफूज रहने की दुआएं मांगे। उन्होंने इस मौके पर आज़मीन हज को नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने दावा किया कि हज सब्सिडी के खात्मे से हज के अखराजात पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद हज पर हुज्जाज जा रहे हैं और सऊदी अरब हुकूमत ने दीगर सहूलियात के साथ साथ हुज्जाज किराम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो राजधानी के प्रगति मैदान इलाके में नौ तामीर शुदा इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड रोड के दोनों अतराफ की दीवारों पर पेंटिंग्स देकर बहुत खुश हुए। इसे मुमकिन तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी करार देते हुए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इस इतवार को सिर्फ 4 से 6 घंटे देखने वालों के लिए खुला रखने के बारे में सोचा जाना चाहिए ताकि लोग हिंदुस्तान के तनों की खूबसूरत झांकी से लुत्फानंदोज हो सके। मोदी ने 920 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार करदा टनल सड़कों के नेटवर्क का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब किया। मोदी ने कहा कि मुझे सुरंग का रास्ता देखने के लिए एक खुली जीप की सहूलत दी गई थी, लेकिन मैं अंदर की पेंटिंग्स देखने के लिए उससे नीचे उतरा और वहां बनी पेंटिंग्स को बहुत करीब से देखने लगा, इसलिए मुझे मीटिंग में पहुंचने में 10 से 15 मिनट की ताख़ीर हो गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित करें। मैं दिल्ली के लोगों को, नोएडा गाजियाबाद के लोगों को, एनसीआर के लोगों को और देश भर से दिल्ली जिनको आने का अवसर मिलता है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। अभी जब मैं टनल से गुजर रहा था तो मन में बहुत सी सारी बातें आ रही थी। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने एक नई परिस्थितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाला लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़के डालने वाले होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फौज और पुलिस की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनमें से एक की पहचान पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के आतंकी के रूप में हुई है। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों को घेर रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द शौकत अहमद शेख से मिली जानकारी की बुनियाद पर ऑपरेशन लॉन्च किया था। कुलगाम में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुठभेड़ में एक मुबैना दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। मुल्क में बारिश के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं सैलाब है, कहीं हल्की बारिश है, तो कई रियासतें अभी भी बारिश के इंतजार में हैं। असम और मेघालय में सैलाब से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में प्री मानसून की बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। दिल्ली की बात करें तो आज मौसम वहाँ पे महकमे मौसमियात ने बारिश का इम्कान जाहिर किया था। अब बात आसाम की अगर करें तो आसाम में बारिश की वजह से और सैलाब की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं।
सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से आसाम में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मेघालय में 19 लोगों की मौत हो गई है। दोनों रियासतों में कम से कम 40 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। असम के 28 जिलों में हालात बेहद खराब है। हालांकि फौज राहत और बचाव का काम कर रही है। असम में 32 जिलों में 31 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए, जबकि लगभग 1,56,000 लोग 514 रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर हैं। जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान को ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हुए तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। इस बार उन्होंने फिनलैंड में चल रहे पोर्तानी गेम्स के दौरान रिकॉर्ड कारकर्दगी पेश करते हुए तलाई तमगा हासिल किया। उन्होंने हफ्ते के रोज 86.69 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। दिलचस्प बात यह है कि इनकी कोई भी बराबरी नहीं कर पाया। इससे कबल नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कौमी रिकॉर्ड भी बनाया था। हिंदुस्तान के स्टार खिलाड़ी नीरज ने पहली बार में ही 86.69 मीटर तक भाला फेंक दिया, जिसके बाद उनके आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका। काबिल जिक्र बात है कि नीरज ने अपनी बाकी दोनों बारियों को फाउल करार दिया ताकि उनके नाम के आगे छोटा स्कोर ना आए। नीरज इस मुकाबले के दौरान जख्मी होने से बाल बाल बच गए। जब वो अपना भाला फेंक रहे थे तभी अचानक उनका पैर फिसल गया। हालांकि नीरज फिर से उठे और अपनी शानदार कारकर्दगी पेश की। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 12,899 नए केसेस सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासिर अफराद की तादाद 4,32,96,692 तक पहुंच गई। ताहम राहत की बात यह कि इस दौरान सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,518 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जिसके साथ अब तक मजमूई तौर पर 4,26,99,363 मरीज इस वबा से सेहतियाब हो चुके हैं। इस दौरान कोरोना से 15 अफराद की मौत हुई और अब तक इस वबा से मजमूई तौर पर 5,24,855 अफराद की मौत हो चुकी है। इसी अरसे में एक्टिव केसेस में 4,366 का इजाफा हुआ और इसकी कुल तादाद 72,474 तक पहुंच गई है। मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लेते हुए अफगानिस्तान में रह रहे सिख और हिंदुओं को ई वीज़ा देने का ऐलान किया। वजारत दाखिला ने 100 से ज़्यादा लोगों को फौरी असर से ये वीज़ा दिया है। हफ्ते के रोज़ काबुल के करते परवान गुरुद्वारे में हुए दहशतगर्द हमले के बाद हुकूमत ने फैसला लिया है। गुरुद्वारे पर हुए हमले में गार्ड समेत 2 अफगानी शहरी मारे गए थे। इनमें से एक हिंदू था। हमले में जुमला 7 लोग जख्मी हुए थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन धमाकों से भरी एक गाड़ी को गुरुद्वारे तक पहुंचने से रोककर बड़ा हमला टाल दिया। सभी हमलावरों को मार गिराया है। जापान के मशरकी सूबे अशियाकावा में इतवार के रोज ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। जापान के महकमे मौसमियात के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:08 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रिचर स्केल पर 5.2 बताई गई है। एजेंसी ने कहा कि इस शिद्दत के बावजूद इससे सुनामी का कोई खतरा नहीं है। बांग्लादेश में शदीद सैलाब की वजह से मुतअद्दिद अफराद की मौत हो गई है और हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। ढाका ट्रिब्यून ने इतवार को हुकाम के हवाले से ये इत्तला दी है। वज़ीर ममलिकत बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ डॉक्टर इनामुर रहमान के हफ्ते को एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान का हवाला देते हुए अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सैलाब की सूरत हाल बहुत संगीन है। इससे हज़ारों की तादाद में लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन हफ्ते के रोज साइकिल से गिर पड़े। बाइडेन साइकिल चला रहे थे, जैसे ही वो रुके उनका बैलेंस बिगड़ गया और बाइडेन साइकिल समेत गिर पड़े। उनके साथ चल रहे सिक्योरिटी स्टाफ ने उठने में उनकी मदद की। दरअसल उनका बाइकिंग शूज साइकिल के पैडल में अटक गया था, जिससे बाइडेन का बैलेंस बिगड़ गया। उठने के बाद बाइडेन ने कहा कि वो ठीक है। बाद में व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने बताया कि जैसे कि सदर ने बताया कि उतरते वक्त उनका शूज साइकिल के पैडल में फंस गया था, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया। बाइडेन को कोई चोट इसमें नहीं लगी है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।